Hi, I am Mehak Arora and I have secured AIR 3 in AIMS 2018. Today, I'll do the analysis of AIMS paper of the 26th evening shift so that the aspirants can get a better view of what the AIMS paper is like. So we have 200 questions as you all know and we have 3.5 hours for that. 60 questions होते हैं physics के, 60 होते हैं chemistry के, 60 होते हैं bio के और 20 होते हैं GK and aptitude के. अब जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस हैं 60, उनमें से 40 होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट एंड 20 होते हैं असर्शन रीजन. और किसी भी एक क्वेश्चन की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 मार्क एंड अगर आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो -1/3 होता है और अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलते हैं. और जब हम बात करें टोटल की तो वो 200 मार्क्स का पेपर होता है और टाइम हमें 3.5 आवर्स मिलता है तो दैट इज़ मोर देन इनफ. लाइक मोर देन अ मिनट फॉर ईच क्वेश्चन हो जाता है. जब हम बात करते हैं फिजिक्स की तो फिजिक्स के इस साल 40 क्वेश्चंस आए थे ऑब्जेक्टिव और 20 आए थे असर्शन रीजन. अब जब देखा जाए फिजिक्स जो होती है वो होती है लेंदी, वो कैलकुलेटिव भी होती है, वो होती है एग्जॉस्टिव भी और बहुत आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से स्ट्राइक करते हैं एम्स वाले हर कॉन्सेप्ट को. बट जो चैप्टर्स वो लोग मेनली फोकस करते हैं वो होते हैं सेमीकंडक्टर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स. इस बार ऑप्टिक्स से ज़्यादा कुछ नहीं आया है और मॉडर्न फिजिक्स से भी था. जैसे कि एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमें रेडियम की एक्टिविटी दी गई थी और हमें उसकी हाफ लाइफ बतानी थी, पर हमारे पास उसका मास नहीं था तो हमें कहीं ना कहीं से लॉजिक लगा के यूरेनियम के मास से रिलेट करके उसका मास निकालना था और वैसे ही करके हमें उसकी हाफ लाइफ भी बतानी थी. बाकी जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो लाइक कम्युनिकेशन सिस्टम्स में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और इस सब के क्वेश्चन आ जाते हैं. वो एनसीईआरटी में दिया रहता है, एनसीईआरटी के जो बैक क्वेश्चंस है उस पर उसका आइडिया रहता है. सेमीकंडक्टर में जो आता है वो आते हैं सर्किट बेस्ड क्वेश्चंस कि आपको किसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है या करंट निकालना है. दोनों क्वेश्चंस आए थे खैर इस बार. और बाकी हम बात करें जो मैकेनिक्स वगैरह है उसके क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको कुछ भी क्वेश्चन करते हुए मिस आउट नहीं करना है. लाइक एक हमें क्वेश्चन जो आया था वो थोड़ा सा उसमें फ्रिक्शन वगैरह का कॉन्सेप्ट लगा हुआ था तो आपको हर वर्क पार एनर्जी हो गया, फ्रिक्शन हो गया, रोटेशन वगैरह हो गया, इस सबसे कंबाइन होकर क्वेश्चन आते हैं, सिंगल क्वेश्चन नहीं आता है. क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं होगा, वो कैलकुलेटिव होगा और उसमें क्या होता है ना कि जो ऑप्शन है वो ऐसे होंगे लाइक कभी ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड चेंज कर दिए हैं और कभी ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड सेम है और जो सिर्फ हमारे पास इंडाइस है वो आपका चेंज हो जाता है. ठीक है. और बाकी देखा जाए तो फिजिक्स में है वेव से क्वेश्चन आ जाता है. ऑसिलेशंस में जो डैम्ड ऑसिलेशन वाला पार्ट है या फिर एलसीआर सर्किट्स को डैम्ड ऑसिलेशन की तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है. और बाकी चैप्टर्स की बात करें तो उनकी वेटेज थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम रहती है, उनसे एक एक क्वेश्चन शायद आ जाता है. जब असर्शन रीजन की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली एनसीईआरटी से होगा. जैसे इस बार एक किसी असर्शन या रीजन में था कि जो हार्ट है वो डायपोल की तरह बिहेव करता है, तो ऐसा कुछ एनसीईआरटी में इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं लिखा. और अगर आपको किसी क्वेश्चन के बारे में आइडिया नहीं लग रहा है तो आप वो छोड़ दीजिए. और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक क्वेश्चन था कि डिफरेंशियल हमें बताना है कि वो कंजर्वेटिव होती है फील्ड या नहीं, ऐसे कुछ रिलेट करके एक असर्शन रीजन था. और बाकी सेमीकंडक्टर से अगेन एक असर्शन रीजन था. बाकी मैं कहूँगी आपको कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है क्योंकि ऑप्टिक्स से भी एक एआर था. और बाकी देखा जाए तो हर टॉपिक से लाइक वो एक एक एआर आ जाता है तो आपको हर टॉपिक करना है, कुछ भी लीव आउट नहीं करना है. अब हम आते हैं केमिस्ट्री पे ऑर्गेनिक जो है उसकी वेटेज काफ़ी अच्छी रहती है और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत अच्छे लेवल के होते हैं. ऐसा नहीं है कि अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं आते हैं तो आप वो क्वेश्चन कर लोगे. और आईयूपीएसी से भी इस बार एक क्वेश्चन आया था और रिएक्शन मैकेनिज्म में बेंजीन, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, हलाइड्स सब कुछ आता है. हर कॉन्सेप्ट को वो लोग कवर कर लेते हैं. स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे भी वो लोग फोकस करते हैं कि किसका क्या आइसोमर बन जाएगा. जब हम इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से इस बार 3-4 क्वेश्चंस आए थे और डीएफ ब्लॉक और पी ब्लॉक से एआर ज़्यादा आते हैं. उसमें बहुत ज़्यादा लाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डीएफ ब्लॉक और पी से नहीं आते. क्वालिटेटिव एनालिसिस पे इस बार हाँ 2-3 क्वेश्चन आए थे तो वो आपको करना बहुत ज़रूरी है, जबकि एनसीईआरटी में उसका मेंशन कहीं नहीं है. वो आपकी जो स्कूल में आपको लैब मैनुअल्स मिलती हैं वो आपको करनी चाहिए.
और इनऑर्गेनिक में बाकी जो सब आ जाता है, थोड़े से लाइक एप्लीकेशन पार्ट है, उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट फिर भी आपको ऑर्डर्स वगैरह और एप्लीकेशन सब पता होना चाहिए। और मेटलर्जी से एक क्वेश्चन आया था इस बार, बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बट हाँ उसके लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है। और जब हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री जो है स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि नीट में नहीं आता है, उससे क्वेश्चन आइडियल गैस और रियल गैस वाली इक्वेशन जो है वो मिक्स कर आ जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आता है। और मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के हर चैप्टर से, अगर मान लो 10 चैप्टर, आई गेस 11 या 12 चैप्टर्स बनते हैं टोटल मिला के, 5 इन क्लास 12th एंड 7 इन क्लास 11, तो हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आ जाता है। अब जब हम AR की बात करते हैं, तो जो केमिस्ट्री के AR हैं वो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पे ज़्यादा फोकस करते हैं। 4-5 AR थे, जैसे जेनन फ्लोराइड्स पे इस बार क्वेश्चन आ गया था, और एक दो ऐसे ही कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस थे। और एक सॉल्ट के कलर्स आपको पता होना चाहिए, जैसे 4 टेस्ट ट्यूब्स दिखाई गई थी, हमें वो कलर्ड थी, उनमें सॉल्यूशन थी और उनके नीचे सॉल्ट लिखे थे, तो हमें आइडेंटिफाई करना था कौन सा करेक्ट है। और अब हम आते हैं बायो पे। बायो जो है वो एनसीईआरटी से आती है, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जो कि नीट में इतना ज़्यादा फोकस पर नहीं रहते हैं। बाकी हम बात करें कि क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट नहीं होते हैं, वो थोड़े से एनालिटिकल और थोड़े से ट्रिकी भी होते हैं, कि आपसे किसी चीज़ का, अगर आप जैसे हमें आया था कि सीडलेस वाटरमेलन्स कैसे प्रोपोगेट किए जाते हैं, ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और उसके ऑप्शन थे माइक्रो प्रोपोगेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसे ऑप्शंस रहते हैं, क्लोज ऑप्शंस रहते हैं। तो आपको एकदम सही ऑप्शन चुनना है, उसके लिए आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। जब हम बायो में AR की बात करते हैं, तो ह्यूमन फिजियो से AR आता है, प्लांट फिजियो से भी AR आया था इस बार, और थोड़ा सा इकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहता है, बट इकोलॉजी जो क्या है वो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा आती है, तो उसके लिए ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन में कहूँगी, रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है वो बहुत ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स, क्योंकि उससे 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं जीके और एप्टीट्यूड पे। जीके जो है उसमें 6-7 क्वेश्चन ही आते हैं, जैसे इस बार पूछा गया था सिम की फुल फॉर्म पूछी गई थी, IRCTC की फुल फॉर्म पूछी गई थी, एक पेरिस के आगे आईफिल टावर की फोटो बनी थी, लंदन के आगे हमें फोटो बतानी थी, एक साइक्लोन के बारे में पूछा गया था जिसका नाम सागर था, और बाकी कुछ ऐसे ही 1-2 क्वेश्चंस आए थे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस होना ज़रूरी है, आपको बहुत ज़्यादा जीके पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बट उस पर फोकस करना ऐसा नहीं है कि आप जीके बिल्कुल छोड़ दोगे, लास्ट के 20 डेज में आप जीके कवर अप कर सकते हैं। जब हम मैथ में आते हैं, तो मैथ में होता है क्वेश्चन ऐसे होते हैं, फाइंड दी मिसिंग नंबर होता है, इन्फ्रेंसेस पे 3-4 क्वेश्चन आए थे इस बार, तो मैं कहूँगी उसकी आप स्पेशल प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इम्प्लीकेशन वगैरह वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरली 9th-10th में इतना ज़्यादा स्ट्रेस पे नहीं होते हैं, बट एम्स में हाँ वो आते हैं। वेन डायग्राम पे क्वेश्चन आता है, और बाकी जो भी जनरल नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, वाटर इमेज, मिरर इमेजेस, इस सब की प्रैक्टिस आप सबको रहनी चाहिए। और बाकी देखा जाए जो पेपर है ओवरऑल, वो एक्चुअली जो बायो है वो थोड़ी सी आसान रहती है, केमिस्ट्री इज मॉडरेट, एंड फिजिक्स आई वुड नॉट से it is very difficult, but it is lengthy and exhaustive, which makes it apparently difficult. So yeah, this would be my analysis for the AIMS paper, and for further information you can keep watching DKT. Thank you.